Hi students, welcome back to RSP. Thanks for stopping by Rohan Sir Physics. Today we are starting a new topic. That topic is the magnetic force. First recall the previous lecture video. In previous lecture video we have studied about the solenoid, toroid, and we have to calculate the magnitude of the magnetic field created by that solenoid and the toroid, that was B is equal to mu naught Ni, where B was the magnitude of the magnetic field and mu naught was the magnetic permeability of the free space, and small n is the total number of turns per unit length for that closed loop, and I is the total current in that closed loop. Okay. And now we are starting the new topic, that magnetic force, and this is the most important topic for understanding the cyclotron. cyclotron समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है और मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, और मान लो कि कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रैवल कर रहा है तो कैसे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, या फिर किसी एक वायर के द्वारा यदि उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो किसी दूसरे वायर पर या किसी दूसरे चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा वो किस तरीके से होगा। सो इस कंसेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, द मैग्नेटिक फोर्स। फर्स्ट देयर वाज ए साइंटिस्ट नेम लॉरेंज, जिनका पूरा नाम था हेनरिक एंटोन लॉरेंज। ओके, तो इन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया था। बेसिकली यदि मान के चलो कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है या फिर किसी एक वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, यदि उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे केवल इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कि उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक पोजीशन में नहीं, रुका हुआ नहीं, रेस्ट पोजीशन में नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन द कंडीशन ऑफ मूविंग। मीन्स उस इलेक्ट्रिक चार्ज के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी का वेक्टर, उसके कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड जरूर होगा। तो यदि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी प्रेजेंट एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल करेगा तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज पर कुछ फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। और वो जो फोर्स लग रहा है वो इंटरेक्शन की वजह से लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो चलेगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस चलते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक चार्ज चलते तभी तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है, और यदि इलेक्ट्रिक करंट बना तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दैट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स कंडीशन ऑफ मूविंग। तो क्या होगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर इंटरेक्शन होगा और इंटरेक्शन होगा तो एक फोर्स क्रिएट होगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। ओके, यदि हम यहाँ से डेफिनेशन लिखें मैग्नेटिक फोर्स के लिए तो ये होगा कि इफ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन दैट चार्ज experiences a force, that force is called magnetic force. Okay, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या है। तो ये जो साइंटिस्ट थे हेनरिक एंटोन लॉरेंज, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और अपने एक एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये बताया कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरीके से अप्लाई होता है यदि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल कर रहा है। तो उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट से कुछ फैक्ट्स निकाले। सबसे पहला फैक्ट क्या था कि ये जो भी मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा, जैसे कि मान के चलो देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड और हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, तो आप लोग बता सकते हो इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू दिस प्लेन। इस प्लेन के अंदर है, ये जो प्लेन है जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, यदि हम इसको एक प्लेन कंसीडर करें तो उस प्लेन के अंदर इनटू दैट प्लेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, एंड कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज, मान लो दिस इज द Q1 और ये किसी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है। अभी हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, केवल हमें इतना जानना जरूरी है कि हाँ वो चल रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर।
ठीक है। और हमने यहाँ से माना कि ये जो चार्ज है इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज़ v, ओके। तो उन्होंने क्या कंसीडर किया, क्या फैक्ट्स निकाले अपने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, उनके बारे में समझते हैं। उन्होंने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से जो भी फोर्स इस चार्ज पर लगेगा दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड, कि जो भी इस चार्ज पर फोर्स लगने वाला है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स इफ द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड स्ट्रोंगर, ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है, ज़्यादा फोर्स लगने वाला है, मोर फोर्स लगने वाला है। और यदि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है तो इस चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा। एंड द another thing is this force is directly proportional to the magnitude of that charge, ओके। जो चार्ज हमने यहाँ से Q1 लिया है उसका मैग्नीट्यूड कितना है उस पर डिपेंड करेगा इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि ये जो चार्ज जिस वेलोसिटी से चल रहा है, किसी भी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, उस वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स। इट मीन्स यहाँ से हमने 3 फैक्टर्स पढ़े अभी कि दी फोर्स, जो लगने वाला फोर्स है इस चार्ज पर, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज विच इज मूविंग इनसाइड दैट मैग्नेटिक फील्ड, and that magnetic force is directly proportional to the velocity of that charge which is moving inside that magnetic field। यहाँ से ये 3 फैक्टर्स उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अब जो हमें यहाँ से समझना है वो क्या है, देखो कि उन्होंने देखा कि जब मैं इस चार्ज को इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करा रहा हूँ। कैसे, देखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे है इनसाइड दैट प्लेन, और यदि हम इस चार्ज को इस तरीके से चला रहे हैं अलोंग दैट प्लेन, इट मीन्स द एंगल बिटवीन दिस वेलोसिटी एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। कितना एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बना। तो उन्होंने देखा कि जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज मैक्सिमम फोर्स। क्या देखा कि जब 90 डिग्री का एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में तो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है उस चार्ज पर। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द फोर्स इज मैक्सिमम, ओके, द फोर्स इज मैक्सिमम। एंड द अनदर फैक्ट इज दैट कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनसाइड दैट प्लेन, और यदि इस ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग यदि वो चार्ज जा रहा है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही और वेलोसिटी वेक्टर भी ऐसे ही, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उस इलेक्ट्रिक चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इट मीन्स द थीटा एंगल इज जीरो बिटवीन दैट वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, एंगल जीरो है। एंगल जहाँ जीरो है तो उन्होंने देखा कि उस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो वहाँ से उन्होंने एक और फैक्ट कंक्लूड किया, इफ थीटा इज 0 डिग्री बिटवीन दैट मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी वेक्टर, देन एफ इज इक्वल टू 0। कोई फोर्स नहीं है थीटा इज इक्वल टू 0 पर। अब यहाँ से आप देख सकते हो आसानी से कि ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, द एंगल इज साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, ये एफ साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। कैसे, जब थीटा की वैल्यू 90, साइन 90 इज 1, द फोर्स इज मैक्सिमम, एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 0 इज 0, इट मीन्स एफ इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये कंक्लूड किया गया कि जो भी मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पर अप्लाई हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। दीज आर द 4 फैक्टर्स। यदि मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानूँ, इसको 2, इसको 3rd एंड इसको 4, तो दीज आर द 4 फैक्टर्स जो लॉरेंस साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किए, वो ये 4 फैक्टर्स थे। और जब हम इन 4 इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा इक्वेशन निकली। एंड हमें पता है कि फिजिक्स के अंदर जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिमूव करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ से क्या हुआ, देखो F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिमूव करो तो यहाँ से आएगा K, क्यू वी बी साइन
थीटा। एंड अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट जो लॉरेंस साइंटिस्ट ने किया, उनके अकॉर्डिंग जो के की वैल्यू थी दैट वाज 1 एंड दिस के इज फोर्स कांस्टेंट। ओके, और जब यहाँ से के की वैल्यू 1 होगी तो एफ की वैल्यू कितनी होने वाली है, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। अब हम कुछ कंडीशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि यदि ये चार्ज जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल कर रहा है उसकी वेलोसिटी को चेंज करें तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, बी को चेंज करें तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल थीटा है इसको चेंज करें तो क्या इफेक्ट करने वाला है। सो द केस नंबर 1, द कंडीशन नंबर 1, इफ वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज इज इक्वल टू 0, कि यदि ये चार्ज रेस्ट पोजीशन के अंदर है, मूव नहीं कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन नंबर ए, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा एंड द वैल्यू ऑफ वी इज 0, सो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई बी साइन थीटा। तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू आई है वो आई है 0। इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और यदि चार्ज मूव नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पर नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पोजीशन के अंदर है तो इसका मतलब चार्ज चल नहीं रहा, चार्ज चल नहीं रहा तो करंट नहीं बन रहा, करंट नहीं बन रहा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट हो रहा। दूसरा, एक मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से ही है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इंटरेक्शन कहाँ से करेगा मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और यदि चार्ज चल रहा है, वेलोसिटी है, चार्ज मूव कर रहा है, करंट बन रहा है, करंट बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रहा है दूसरा, तो वहाँ पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में इंटरेक्शन होगी तो मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। एंड यहाँ से जो वैल्यू आई, जो मैग्नीट्यूड आया फोर्स का वो 0 आया। इट मीन्स कि यदि चार्ज नहीं चल रहा है दैट इज़ द फोर्स इज 0। एंड केस नंबर 2, दैट इज़ द कंडीशन नंबर 2, दैट इफ थीटा between velocity vector and b vector is 0 डिग्री and 180 डिग्री, कि यदि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नीट्यूड वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो मैग्नेटिक फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए ध्यान से कि इस इक्वेशन नंबर ए से ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 डिग्री, तो यहाँ से हो गया 0 डिग्री, और हम जानते हैं साइन 0 क्या होता है 0, और यहाँ से हो क्या जाएगा क्यू वी बी मल्टीप्लाई बाई 0, इट मीन्स एफ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आया है जब एंगल 0 है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंगल इज 0, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज आल्सो 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ही यदि वो इलेक्ट्रिक चार्ज चल रहा है तभी तो एंगल 0 होगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन के अलोंग यदि इलेक्ट्रिक चार्ज चल रहा है तो एंगल 0, और यदि ऐसा है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल 0 होगा, उस इलेक्ट्रिक चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ओके, एंड यदि 180 डिग्री हो तो क्या इफेक्ट होने वाला है, देखो कि इफ एंगल इज 180 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन नंबर ए, यहाँ से क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180। एंड अब हमें यहाँ से साइन 180 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए साइन 180 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, देखो साइन 180 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 90 डिग्री। ओके, हमें ये जो फर्स्ट 90 है इस 90 को 90s के मल्टीपल में ब्रेक करना है, और आप लोग 90s के मल्टीपल में ब्रेक करोगे तो क्या होगा, दिस इज 90 क्रॉस 1, एंड इफ दिस नंबर, ये नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है 1, यदि यहाँ पर ये नंबर ऑड है, ऑड, तो यहाँ जो भी होगा वो चेंज होगा। कैसे कि यदि साइन है तो कॉस में चेंज होगा,
कॉस है साइन में चेंज होगा, ओके, टेन है कॉट में चेंज होगा, कॉट है टेन में चेंज होगा, ठीक है, सेक है तो हमारा कॉस में चेंज उसमें चेंज होगा, कॉसेक में, और कॉसेक है तो सेक में चेंज होगा। इस तरीके से यहाँ से ये चेंज होते हैं, ओके। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये वैल्यू 1 थी तो ये ऑड नंबर था तो इसको चेंज होना है, और ये साइन है तो साइन को किस में चेंज होना है, कॉस में चेंज होना है, तो यहाँ से हो गया कॉस। तो ये तो हमारा रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसकी वजह से ये साइन चेंज हो गया, और केवल यहाँ से क्या बचा 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री, ओके। तो यहाँ से हो गया ये कॉस 90 डिग्री। देन हमें क्या करना है कि 90 + 90 दैट इज द 180। हमें ये देखना है कि ये 180 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो देखो दीज आर द 4 क्वाड्रेंट, दिस इज 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन एंड कोसेक होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है सेक एंड कॉस, ओके। तो ये 180 है, इसका मतलब ये एंगल कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ से तो हो गया 0 से 90 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हो गया 90 से 180 डिग्री, और यहाँ पर साइन है और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से कि ये जो साइन 90 + 90 है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन होता है तो यहाँ पर जो सिंबल आएगा वो आएगा प्लस, ओके। तो यहाँ से हो गया cos 90 डिग्री, वो भी प्लस का, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, ओके। तो यहाँ से साइन 180 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये f = QVB × 0 दैट f = 0। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मान लूँ इस तरीके से है और इलेक्ट्रिक चार्ज इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो बिल्कुल एंटी हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यदि बिल्कुल एंटी पैरेलल हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं, तो भी मैग्नेटिक फोर्स उस इलेक्ट्रिक चार्ज पर नहीं लगने वाला है। मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 होगा। या तो पैरेलल चलें, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग चले इलेक्ट्रिक चार्ज, तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0। यदि एंटी पैरेलल चले तो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0। Now the condition number 3, यहाँ से कंडीशन नंबर 3 क्या हो सकती है, देखिए कि यदि इन V और B के बीच जो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर है V एंड B sin थीटा, यदि इस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री, कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन व्हाट विल हैपन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मैग्नेटिक फोर्स, देन F इज इक्वल टू QVB sin 90 degree and the value of sin 90 is 1, so the value of F is equal to QVB. This is the value of the force, that is the maximum force. अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे कि मान के चलो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, देन द एंगल इज 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम। जब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक चार्ज चल रहा होगा तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज पर लगने वाला फोर्स हमेशा मैक्सिमम होगा, ओके। नाउ यहाँ से यदि हम देखें इस इक्वेशन से, तो यहाँ से यदि हम B निकालते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ से F/QV, ओके। F इज न्यूटन, Q इज कूलम, V इज मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से हो गया न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। इसको हम बोलते हैं टेस्ला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट होती है दैट इज टेस्ला। अब इस टेस्ला को किस तरीके से डिफाइन करोगे, देखो बहुत ही सिंपल तरीका होता है किसी भी SI यूनिट को डिफाइन करने का। देखिए जैसे कि B है, B द यूनिट इज 1 टेस्ला, ओके, फोर्स 1 न्यूटन, चार्ज 1 कूलम, ठीक है, एंड द वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो देखो किस तरीके से डिफाइन करना है कि यदि कोई भी चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम है 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है और 1 न्यूटन मैग्नेटिक फोर्स फील कर रहा है, इट मीन्स वहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1 टेस्ला होगा।
देखो किस तरीके से डिफाइन करोगे कि द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी 1 टेस्ला इफ अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम विद द वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड इज ट्रेवलिंग एंड feeling a force of 1 Newton. That value of the magnetic field is called 1 Tesla. तो बहुत आसान तरीका है किसी भी ऐसे यूनिट को डिफाइन करने का, बस उस जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी एसआई यूनिट लिखो और बाकी जितने भी टर्म्स हैं उस फॉर्मूले के अंदर उनकी सारी एसआई यूनिट्स को लिखो और उसको डिफाइन करो. ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज चल रहा है. अब हम ये देखना चाहते हैं, ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं कि उस इलेक्ट्रिक चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी न किसी डायरेक्शन के अंदर तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा. तो इस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक रूल फॉलो अप करते हैं, दैट द रूल इज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. देखो किस तरीके से होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अपना हाथ जो हैंड है लेफ्ट हैंड उसको निकालते हैं और थंब को, इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस तरीके से रखते हैं. इट मीन्स दिस इज द 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम. मीन्स इफ इट इज़ द वाई एक्सिस, इफ इट इज़ द एक्स एक्सिस, देन इट विल बी द जेड एक्सिस. तो यहाँ पर जो थंब होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, एंड जो मिडिल फिंगर होती है वो रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक चार्ज की डायरेक्शन को, जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज चल रहा है. इट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दैट इलेक्ट्रिक चार्ज. तो हम यहाँ से लिखते हैं तो किस तरीके से लिखोगे, देखो कि जो भी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है वो विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, in which thumb represents the direction of magnetic force, index finger represent the direction of magnetic field, and middle finger represents the direction of वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिस इलेक्ट्रिक चार्ज पर हमारा फोर्स लगने वाला है. ओके, अब हम इसको अप्लाई करते हैं इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को एक सिचुएशन के ऊपर. देखो जैसे हमने मान लिया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है एंड उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनटू दिस प्लेन है, क्योंकि हमने उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है. हमने जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है वो क्रॉस से किया है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इनटू दिस प्लेन है, और यदि डॉट से रिप्रेजेंट करते तो आउटवर्ड ऑफ दिस प्लेन होता है. ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, हम काफ़ी लेक्चर्स इसके ऊपर देख चुके हैं. ओके, एंड यहाँ से हमने कंसीडर किया कि कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज Q1. ओके, नाउ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज इज मूविंग इनटू दिस मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज इस डायरेक्शन में. मैग्नेटिक फील्ड था परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इलेक्ट्रिक चार्ज वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग दिस प्लेन, मीन्स देयर इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री. और अभी हमने देखा था कि जब एंगल 90 डिग्री होता है तो चार्ज पर मैक्सिमम फोर्स लगता है. तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा. ठीक है, अब डायरेक्शन हमें पता चल गया किस डायरेक्शन में लगेगा. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा. सीधी सी बात है. तो यहाँ से हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया. लेफ्ट हैंड निकाला, जो भी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की उसके अलोंग इंडेक्स फिंगर को रखोगे. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक चार्ज चल रहा है, वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज की जिस डायरेक्शन के अंदर, उस डायरेक्शन के अंदर मिडिल फिंगर को रखोगे. थंब देखो किस तरफ जा रहा है, जिस तरफ थंब जाएगा उसी तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. सीधी सी बात है. तो देखिए इंडेक्स फिंगर इनटू दिस प्लेन, ओके, मिडिल फिंगर अलोंग टू दिस प्लेन. ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स थंब कहाँ जा रहा है, थंब जा रहा है ऊपर की तरफ. इट मीन्स जो भी फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा. अब यहाँ से 1 पॉइंट नोट करने वाला है कि देखो कि दिस इज द चार्ज, और इस चार्ज
इज इन रेस्ट पोजीशन, इस पर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो हम बोल देंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, एंड जो चार्ज होगा वो ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। बट यहाँ पर चार्ज पहले से ही चल रहा है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, पहले से ही चल रहा है, तो क्या होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट तो जा ही नहीं सकता ऊपर, क्यों, उसकी खुद की भी तो वेलोसिटी है, तो उस खुद की वेलोसिटी से तो सीधा चलने की कोशिश करेगा। और यदि वो मैग्नेटिक फोर्स जो लगने वाला है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा कि सीधा भी चलेगा और ऊपर की तरफ भी चलेगा। तो अब सीधा भी चलेगा और ऊपर भी चलेगा, तो इसका मतलब क्या है, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। इट मीन्स ये चार्ज किस तरीके से आने वाला है, इस तरीके से। देखो सामने भी चल रहा है और ऊपर की तरफ भी चल रहा है। क्यों सामने क्यों चल रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी है उसके पास, भाई थोड़ी बहुत तो उसके पास वेलोसिटी है ना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि चार्ज को चलना पड़ेगा तभी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। ओके, और ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी इसका पाथ होगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी और ये पाथ फॉलो करेगा इस तरीके से। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन थी वो ऊपर की तरफ थी, लेकिन पाथ कैसा बना, पैराबोलिक पाथ। ओके, अब हम इस पॉइंट पर निकालना चाहें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन की, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अगेन अप्लाई दैट रूल। दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वेलोसिटी, कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। देखो ध्यान से, हमने अप्लाई कर दिया, रख दिया ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो ये मिडिल इंडेक्स फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये कहाँ जा रहा है, चार्ज ऊपर की तरफ। देखो ऊपर की तरफ है डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। इसका मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऐसे इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में तो चार्ज जा ही नहीं सकता सीधा सीधा, मैंने पहले ही बताया था। इस डायरेक्शन में कब जा सकता है, जब ये चार्ज रेस्ट पर हो, लेकिन उसके पास तो खुद की वेलोसिटी है, तो फिर से किस तरीके के पाथ में ट्रेवल करेगा, फिर से पैराबोलिक पाथ। तो फिर से पैराबोलिक पाथ होगा तो ये किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पर निकालो या फिर किसी भी पॉइंट पर निकालोगे, ये हमेशा पैराबोलिक पाथ को ही फॉलो अप करने वाला है। जैसे मान के चलो इस पॉइंट पर निकालने की कोशिश करो, देखो इस पॉइंट पर चार्ज इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करोगे, देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू नीचे की तरफ। इट मीन्स यहाँ भी जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ है, लेकिन नीचे नहीं आ सकता। किस तरीके से नीचे आएगा, बाई हेल्पिंग ऑफ पैराबोलिक पाथ, बाई फॉलोइंग दी पैराबोलिक पाथ। तो फिर से नीचे आएगा। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि ये जो भी पाथ फॉलो कर रहा है वो पाथ एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, किस तरीके से बनता है वो हम यहाँ से देख चुके हैं, क्योंकि देखो इस पोजीशन पर भी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ, इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इधर ही होगी। इट मीन्स किसी भी पॉइंट पर यदि हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो हमेशा एक पॉइंट की तरफ डायरेक्शन पॉइंट आउट कर रही है। दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ दैट पाथ दैट इज फॉलोड बाय दैट चार्ज इन दैट मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब वो चार्ज चल रहा है तो वो एक सर्कल का पाथ हमेशा बनाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जो होगी जब इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल करेगा, सर्कल पाथ बनाएगा, पैराबोलिक पाथ बनाएगा, और उस पाथ का जो सेंटर होगा उसके ही टुवार्ड्स किसी भी पॉइंट पर यदि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे तो सेंटर की तरफ पॉइंट आउट कर रही होगी। ओके, यहाँ से ये समझ में आया कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फोर्स के अंदर ट्रेवल करता है तो किस तरीके से उसका पाथ बनता है। ओके, अब यहाँ से यदि हम देखें कि यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसकी डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ। ये कौन सा फोर्स है, अभी तो निकाला था, क्या मैग्नीट्यूड आया था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये निकाला था।
यहाँ पर थीटा की वैल्यू थी कितनी जब हमने चार्ज को मूव कराया था इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, 90 थी। थीटा की वैल्यू कितनी थी, 90 डिग्री। यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आई थी, क्यू वी बी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जो बाहर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, और यहाँ से जब सर्कल के अंदर वो इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा, इट मीन्स दिस क्यू वी बी एंड दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लग रहा होगा दैट विल बी मेंटेन, दोनों बराबर होंगे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू mv²/r। ओके, तो दोनों फोर्स जो ये क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज द फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर होंगे। तो दोनों बराबर होंगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखो क्यू वी बी इज इक्वल टू mv²/r। ओके, यहाँ से v से ये स्क्वायर कट जाएगा। यदि मैं यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो ये होगा mv/qb। तो दिस इज द रेडियस, ये रेडियस होगी इस सर्कुलर पाथ की। जो भी ये सर्कुलर पाथ बनेगा, जो भी ये पैराबोलिक पाथ बनेगा, उसकी रेडियस क्या होगी, r, दैट इज mv/qb। This m is the mass of that charge particle, this v is the velocity of that charge particle, this q is the charge on that charge particle and this is the magnitude of the magnetic field, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। अब देखो यहाँ से हमने ये रेडियस निकाला उसका। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर पाथ है इसके अंदर जो वो चार्ज ट्रेवल कर रहा है उसको एक रेवोल्यूशन लगाने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज द टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड को भी हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, हम जानते हैं वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, अब यहाँ से टाइम मैं निकालूँ तो ये क्या होगा, t इज इक्वल टू डिस्टेंस, हमने मान लिया d एंड वेलोसिटी इज v। ओके, अब डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ की लंबाई, टोटल पाथ की लेंथ, और टोटल पाथ की लेंथ कितनी होगी, 2π मल्टीप्लाई बाई इट्स रेडियस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2π मल्टीप्लाई बाई इट्स रेडियस डिवाइड बाई वेलोसिटी। ओके, और यहाँ से उसके बाद हम इस r की वैल्यू को इस इक्वेशन में से रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2π t इज इक्वल टू 2π डिवाइड बाई v मल्टीप्लाई बाई द वैल्यू ऑफ r दैट इज mv/qb। ओके, v से v कट जाएगा और यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 2πm डिवाइड बाई qb। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी टाइम पीरियड एक रिवोल्यूशन के लिए, दैट इज 2πm डिवाइड बाई qb, और दिस इज द रेडियस ऑफ दैट पाथ, ये रेडियस है उस पाथ की। अब यहाँ से जो टाइम हमने निकाला है एक रिवोल्यूशन के लिए, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट इज 1/t। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/t दैट इज qb डिवाइड बाई 2πm। दिस इज द frequency for that electrical charge. Okay, this is the concept of finding the direction of the magnetic field with the help of the Fleming's left hand rule। और हम यहाँ से एक पॉइंट और समझना है, जैसे कि यहाँ तो क्या था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज था वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के साथ जा रहा था। अब यहाँ से देखो कि अभी तक तो हमने ये देखा था कि जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो जो चार्ज है वो फॉलो अप कर रहा है पैराबोलिक पाथ को और एक सर्कुलर पाथ को। अभी हमने देखा था कि इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ और इस वेलोसिटी के, अभी हमने यहाँ से देखा कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से जो पाथ फॉलो अप हो रहा है उस चार्ज के द्वारा, दैट पाथ इज द पैराबोलिक पाथ एंड सर्कुलर पाथ। अब लेकिन यदि हमारे पास कंडीशन ये हो कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर एंड दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा, कि वो एक एंगल थीटा बना रहे हैं, ना तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है ना ही 0 डिग्री का एंगल है। यदि 0 डिग्री का एंगल होता वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तो कोई फोर्स ही नहीं लगता, और यदि 90 डिग्री का एंगल होता वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तो मैक्सिमम फोर्स लगता और ये वाली कंडीशन होती, ये पाथ फॉलो अप होता बाय दैट इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन यहाँ पर कुछ एंगल है। अब हम ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ना तो एक्स एक्सिस पर है ना ही वाई एक्सिस पर है, तो हम ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया और इसको हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द वन इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट एंड अनदर इज द वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ से ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट
और ये हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर इस हॉरिजेंटल कंपोनेंट के साथ एंगल बना रहा है, इट मीन्स दिस इज v cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बना रहा है, इट मीन्स दिस इज v sin थीटा। अब देखो कि यहाँ से ये वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, और ये वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का। ओके, तो यदि ध्यान से हम देखें कि यदि इस वेलोसिटी वेक्टर को लें तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और v cos 0 इज इक्वल टू v, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी उस चार्ज की होगी। और यदि इस कंपोनेंट को लें तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, दैट इज v sin 90, और v sin 90 इज v, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसकी अप्लाई हो रही है। तो यहाँ से होगा क्या कि ये v cos थीटा है, दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा 0, तो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब इस v cos थीटा की वजह से चार्ज सीधा सीधा चलना चाहिए भाई, सीधा सीधा चलना चाहिए। मेरी बात समझ में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, कोई एंगल नहीं है, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो सीधा चलेगा। एंड सेकंड थिंग, v sin थीटा जो कंपोनेंट है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है b के साथ, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और मैक्सिमम फोर्स लगेगा तो इस तरीके की कंडीशन आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल था तो सर्कुलर पाथ आ रहा था। तो इस v sin थीटा की वजह से कौन सा पाथ आ रहा है, सर्कुलर पाथ। और क्यों आ रहा है ये अभी हम समझ चुके हैं। और इस v cos थीटा की वजह से कौन सा पाथ आ रहा है, स्ट्रेट पाथ। इसका मतलब जो भी फोर्स लगेगा और उस इलेक्ट्रिक चार्ज का जो भी पाथ होगा उसके अंदर ये दोनों पाथ्स इंक्लूड होने चाहिए, द सर्कुलर पाथ भी एंड दैट इज द स्ट्रेट पाथ भी। क्लियर हो गया पॉइंट। तो अब जब उस चार्ज की हम मोशन को देखेंगे, उस पाथ को देखेंगे जिसके अलोंग वो मोशन करेगा आफ्टर फीलिंग दैट मैग्नेटिक फोर्स, तो वो किस तरीके का होगा। तो देखो कि उसको स्ट्रेट भी चलना है और उसको सर्कुलर पाथ भी बनाना है, तो केवल एक ही कंडीशन होती है, दैट इज द हेलिक्स पाथ कंडीशन। क्या होती है, हेलिक्स पाथ कंडीशन। देखो कि ये देखो यहाँ पर था चार्ज Q1, स्ट्रेट चला नहीं चला, देखो स्ट्रेट भी चला, स्ट्रेट चला इस डायरेक्शन में, यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया तो स्ट्रेट भी चला है। एंड चला किस तरीके से है, स्ट्रेट इस तरीके से सर्कुलर पाथ्स बना करके, पैराबोलिक पाथ्स बना करके इस तरीके से, और इस तरीके की मोशन को, इस तरीके के पाथ को हम बोलते हैं दिस इज द हेलिक्स पाथ, और दिस इज द मोशन ऑफ हेलिक्स मोशन, कि ये जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज की मोशन हो रही है वो कैसी मोशन है, दैट इज द हेलिक्स मोशन। तो हमें समझ में आया कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रेवल करेगा तो किस तरीके से उसका पाथ होगा, किस तरीके से वो मोशन करेगा। जब केवल हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए उसकी वेलोसिटी और वो चार्ज ट्रेवल करता है, तो केवल सर्कुलर पाथ होता है। लेकिन यदि कोई एंगल बनाए थीटा एंगल, तो वहाँ पर दोनों कंपोनेंट्स v sin थीटा एंड v cos थीटा इंक्लूड होती है, और वहाँ पर कौन सा पाथ बनता है, हेलिक्स मोशन, दैट इज द हेलिक्स पाथ। This is the concept of the magnetic force, and that magnetic force direction will depend upon the angle between velocity vector and magnetic field vector, और जो path follow up होगा उस इलेक्ट्रिक चार्ज से वो भी डिपेंड करेगा किस पर, उस एंगल पर जो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है। ओके, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द लॉरेंज फोर्स एंड इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो किस तरीके से वो पाथ फॉलो अप करेगा, और या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज इस कंडीशन के अंदर है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो किस तरीके से लगेगा, वो किस तरीके के पाथ को फॉलो अप करेगा। ओके, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर। टिल देन वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट गो आउटसाइड, जस्ट स्टे एट होम, बिकॉज यू नो व्हाट इज़ द कंडीशन टुडे, किस तरीके की कंडीशन चली हुई है। सो बी सेफ, यदि आप सेफ रहोगे तो सब सेफ रहेंगे। ओके, थैंक यू।